हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो टॉपिक कराऊंगा, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा मास परसेंटेज एंड सेकंड है हमारा मोल फ्रैक्शन। ये दोनों टॉपिक हमारे क्लास 11th की केमिस्ट्री से हैं, चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। और ये दोनों टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मास परसेंटेज। अब हम समझते हैं मास परसेंटेज होता क्या है। तो जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है मास परसेंटेज, तो इस टॉपिक में क्या करेंगे, हम मास की परसेंटेज निकालेंगे। अब भाई बात ये आती है किसके मास की परसेंटेज निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों आपकी टर्म है मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन, ये टर्म्स आपकी सॉल्यूशन के केस में यूज़ होती हैं। ये जो मैं आपको दो टॉपिक कराऊंगा आज, मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं आपके, ये दोनों टर्म्स हैं आपकी उसमें यूज़ होती है सॉल्यूशन के केस में। और आप सब जानते हो सॉल्यूशन आपका किससे मिलके बना होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से। मतलब जब भी आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तब जाके आपका कोई सॉल्यूशन बनता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मास परसेंटेज है क्या। तो मास परसेंटेज हमारी एक रेशियो होती है सॉल्यूट के मास की सॉल्यूशन के मास के रिस्पेक्ट में। मास परसेंटेज हमारी रेशियो होती है सॉल्यूट के मास की सॉल्यूशन के मास के रिस्पेक्ट में। और आप सब जानते हो परसेंटेज निकाले तो इंटू में 100 तो हम करेंगे ही, है ना। जो रेशियो होगी उसे हम इंटू में 100 करेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ओके, तो अब जो मैंने आपको समझाया उसे मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। मास परसेंटेज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम टू द मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका सॉल्यूट का मास भी ग्राम्स में होना चाहिए और आपका सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सॉल्यूट का जो मास है वो भी ग्राम में हो एंड सॉल्यूशन का जो मास है आपका वो भी ग्राम में हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ गई है। अभी तो स्टेटमेंट हो गया, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला आता है। न्यूमरेटर में हमारा आता है मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में होगा, और डिनोमिनेटर में आपका आता है मास ऑफ सॉल्यूशन जो भी आपका ग्राम में रहेगा। और इंटू 100 हमने कर दिया क्योंकि परसेंटेज निकाल दिया, 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, आप सब जानते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया मास परसेंटेज का। अब फ्रेंड, सॉल्यूट का मास तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब बात आती है सॉल्यूशन के मास की कि सॉल्यूशन का मास आप कैसे निकालोगे। अभी मैंने आपको बताया था और आप ये सब जानते हो कि जो सॉल्यूशन जो होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है। जब सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में घुल जाते हैं तब सॉल्यूशन बनता है, ये आप सब जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो जब आपको पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर दोगे, इससे आपको सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। मास परसेंटेज निकालते वक्त आपको सॉल्यूशन का मास तो निकालना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, आप सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर दोगे, उनका सम कर दोगे, तो उससे क्या आ जाएगा, आपको सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्यूशन का मास निकालने का फॉर्मूला नीचे लिख रहा हूँ, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। सो ये आपका आ गया सॉल्यूशन का मास निकालने का फॉर्मूला। आप क्या करोगे, सॉल्यूट के मास को
और प्लस सॉल्वेंट के मास को ऐड कर दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो आपका ये आपका फॉर्मूला है सॉल्यूशन का मास निकालने का। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। अब ये मास परसेंटेज का आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, सॉल्ट एग्जांपल है, बहुत आसान एग्जांपल है। अगर आप उस एग्जांपल करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि मास परसेंटेज निकालते कैसे हैं। वो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 19 पर, और प्रॉब्लम 1.6 करके दिया हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 पर दिया हुआ है और प्रॉब्लम 1.6 करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उस एग्जाम्पल कर लीजिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कंसेप्ट पर मैंने आपको समझाई दिया कि कैसे चीज़ें होती है मास परसेंटेज में, आपको पूरा कंसेप्ट तो समझ आ ही गया है, तब आप उस एग्जाम्पल को अच्छे से कर सकते हो। बहुत आसान एग्जाम्पल है, सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, पेज नंबर 19 पे प्रॉब्लम 1.6 करके दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल को ज़रूर करोगे। सो अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड टॉपिक की, जो है हमारा मोल फ्रैक्शन। अभी टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन। आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि टॉपिक का नाम मोल फ्रैक्शन है। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मोल की फ्रैक्शन करेंगे, मतलब मोल्स का रेशियो निकालेंगे, है ना, यही होगा। और मोल्स का रेशियो किसके मोल्स का रेशियो निकालेंगे, ऑब्वियस बात है। हम हमारे दोनों टॉपिक किसके में यूज़ होते हैं, सॉल्यूशन के केस में यूज़ होते हैं। ये जो हमारे दोनों टॉपिक है, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज, हमारे सॉल्यूशन के केस में दोनों टॉपिक यूज़ होती है, दोनों टर्म्स उसी के केस में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे किसका फ्रैक्शन निकलेगा, किसके मोल्स का फ्रैक्शन निकलेगा, सॉल्यूशन के मोल्स का फ्रैक्शन निकलेगा, है ना, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझते हैं मोल फ्रैक्शन है क्या। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मोल फ्रैक्शन हमारा रेशियो होता है किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मोल फ्रैक्शन हमारा एक रेशियो होता है किसी कंपोनेंट के मोल्स का, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, जैसे मास परसेंटेज एक रेशियो होता है, इसलिए हमारे मोल फ्रैक्शन भी एक रेशियो ही है फ्रेंड्स। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। तो अब जो मैंने आपको समझाया उसे मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको एक बात समझ आ गई होगी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, अब हम इस टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक आगे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसे ध्यान से समझिएगा। आप ये बात मानिए कि आपके पास दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। कितनी सब्सटेंस है आपके पास, दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी। आपने क्या किया, सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में घोल दिया। क्या किया आपने, सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में घोल दिया। और ये बात आप सब जानते हो कि जिसको हम घोलते हैं वो सॉल्यूट होता है और जिसमें घोलते हैं वो सॉल्वेंट होता है। तो आपने सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में घोला है, तो सब्सटेंस ए आपका सॉल्यूट हो गया, सब्सटेंस बी आपका सॉल्वेंट हो गया। और सॉलिड प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं, मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, आप सब जानते हो, है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा कि आप सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में घोल रहे हो, तो जो दोनों सब्सटेंस के जो मोल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। सब्सटेंस ए के मोल्स को आप Na से डिनोट करोगे, किससे, Na से, और सब्सटेंस बी के मोल्स को आप Nb से डिनोट करोगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सब्सटेंस ए के मोल्स को आप Na से डिनोट करोगे और सब्सटेंस बी के मोल्स को आप Nb से डिनोट करोगे। और दोनों सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकलेगा, ध्यान रखना। सब्सटेंस ए के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अलग होगा एंड सब्सटेंस बी के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अलग होगा।
ठीक है, तो अब जो मैंने आपको समझाया उसे मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। इफ अ सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन सब्सटेंस बी एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर Na and Nb respectively, then the mole fractions of A and B are given as, ये सेक्शंस है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम दोनों सब्सटेंस की मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला सब्सटेंस ए की मोल फ्रैक्शन का, फिर लिखेंगे सब्सटेंस बी की मोल फ्रैक्शन का। अब हम बात करते हैं सब्सटेंस ए की मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, तो सब्सटेंस ए की मोल फ्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला ये है कि न्यूमरेटर में हमारा आता है सब्सटेंस ए के मोल्स और डिनोमिनेटर में हमारे आते हैं सॉल्यूशन के मोल्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए का क्या फॉर्मूला हमारा, न्यूमरेटर में हमारे सब्सटेंस ए के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे और डिनोमिनेटर में आएंगे हमारे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। ओके, मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया। ऊपर हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आएंगे, मतलब सब्सटेंस ए के मोल्स आएंगे और नीचे सॉल्यूशन के मोल्स आएंगे। अब मैंने अभी आपको बताया था कि सब्सटेंस ए के मोल्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, Na से। अभी हमने फॉर्मूला लिख दिया, अभी इस फॉर्मूले को हम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। हम सब्सटेंस ए के मोल को किससे डिनोट कर रहे थे, Na से, तो ऊपर हमारा आ जाएगा Na। अब बात करते हैं नीचे की। मैंने अभी आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या कैसे बनते हैं हमारा, जब सॉलिड और सॉल्वेंट आपस में कंबाइन होते हैं, जब सॉलिड सॉल्वेंट आपस में ऐड होते हैं तब जाके हमारा सॉल्यूशन बनता है। और अभी आपने पढ़ा था कि आप सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में घोल रहे हो, तो सब्सटेंस ए आपका सॉलिड हो गया, सब्सटेंस बी आपका सॉल्वेंट हो गया, और जब सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी में घुला तब जाके आपका पूरा सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन में आपके दोनों के मोल्स आएंगे, सॉल्यूट का भी आएगा प्लस सॉल्वेंट का भी आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन आपका दोनों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट से भी एंड सॉल्वेंट से भी। ठीक है, तो सब्सटेंस ए आपका सॉलिड था तो उसके मोल्स क्या है, Na, और सब्सटेंस बी क्या था आपका सॉल्वेंट था तो उसके मोल्स क्या है, Nb। तो सॉल्यूशन के मोल्स क्या हो जाएंगे आपके, Na प्लस Nb हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो नीचे हमारा आएगा डिनोमिनेटर में Na प्लस Nb, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन आपका सॉलिड सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए नीचे दोनों के मोल लिए गए हैं। Na जो सब्सटेंस देता है वो सॉलिड था, उसके मोल लिए गए हैं, और प्लस Nb के मोल लिए गए जो सब्सटेंस भी था वो सॉल्वेंट भी था, और सॉल्यूशन आपका सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया सब्सटेंस ए की मोल फ्रैक्शन का, Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और ये जो ए जो है ना, आपको छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना। वो Na बोल रहे हैं उस पर वो ये बहुत छोटा आएगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, आप बड़ा लिखोगे और ये आप छोटा लिखोगे। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी आप पूरा बड़ा लिख दो। अब हम बात करते हैं सब्सटेंस बी की मोल फ्रैक्शन की। सब्सटेंस बी की मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे ए का था, बस चेंज क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा। वहाँ पे ए की मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ जाएगा, बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा।
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सब्सटेंस ए की में न्यूमरेटर में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्सटेंस बी की मोल फ्रैक्शन निकाले तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ जाएगा। बाकी डिनोमिनेटर में वही सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मैं आप लिख देना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ गया। अब हमारे सब्सटेंस बी के मोल्स क्या थे, एन बी, तो न्यूमरेटर में हमारा एन बी आ जाएगा, ये एन बी आ गया। और अभी मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन केस के में आपके दोनों के मोल्स आएंगे, सॉल्यूट का ही मोल आएगा प्लस सॉल्वेंट का ही मोल आएगा। और सॉल्यूट क्या था आपका, सब्सटेंस ए था, क्योंकि वो सब्सटेंस बी में खुल रहा था, और सब्सटेंस बी क्या था आपका, सॉल्वेंट था। तो यहाँ पे आपके दोनों के मोल्स आएंगे, Na प्लस NB, क्योंकि Na प्लस NB मिलकर आपके सॉल्यूशन के मोल्स बनाएंगे, ठीक है ना। और आप सब जानते हो कि सॉल्यूशन आपका सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो नीचे तो सेम ही रहेगा, आपका Na प्लस NB आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मूला आ गया सब्सटेंस बी की मोल फ्रैक्शन का, NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, NB अपॉन Na प्लस NB। दोनों फॉर्मूले बहुत आसान है। सब्सटेंस ए के केस में न्यूमरेटर में ऊपर Na आ जाएगा, और सब्सटेंस बी के केस में NB आ जाएगा, बाकी तो नीचे का सेम ही रहेगा, Na प्लस NB, ठीक है। तो फॉर्मूले आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। सब्सटेंस ए के केस में Na आ जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे Na प्लस NB रहेगा, और सब्सटेंस बी के केस में क्या आ जाएगा, NB आ जाएगा, और नीचे तो Na प्लस NB रहेगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले काफ़ी आसान है, आप इन्हें लर्न कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में इन दोनों टॉपिक पर क्वेश्चन आ जाता है 2 या 2.5 मार्क्स में, ठीक है। तो आपको दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे कि मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों टॉपिक समझ आए हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया, मास परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन। आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। जो मैंने मास परसेंटेज का आपको सॉल्व एग्जांपल करने को बोला है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, उसे कर लीजिएगा, इससे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आपको पूरी अच्छे समझ आएगा कि मास परसेंटेज निकालते कैसे हैं। तो प्लीज़ आप उस एग्जाम्पल को ज़रूर करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों टॉपिक समझ आए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।